10th क्लास में ना एक बच्चा था राम और एक बच्चा था श्याम। इन दोनों के बारे में ना एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्या राम पूरे साल स्कूल गया था? बिल्कुल गया था। क्या श्याम भी पूरे साल स्कूल गया था? बिल्कुल गया था। क्या राम ने बैठ के कोई और कोचिंग या ट्यूशन ली थी? बिल्कुल ली थी। क्या श्याम ने भी कोई कोचिंग ली थी? बिल्कुल ली थी। क्या राम ने सारी एनसीईआरटी सॉल्व करी थी? बिल्कुल करी थी। क्या श्याम ने भी पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करी थी? बिल्कुल करी थी। क्या राम कोई टेस्ट देता था? बिल्कुल देता था। क्या श्याम ने भी सारे टेस्ट दिए थे? बिल्कुल दिए थे। क्या राम को टेंशन होती थी, स्ट्रेस होता था बोर्ड्स का? बिल्कुल होता था। और क्या श्याम को भी स्ट्रेस होता था? बिल्कुल होता था। बट एंड में राम का जो स्कोर आया वो आया 79% और जो एंड में श्याम का स्कोर आया वो आया 98%। ऐसा क्या रह गया इन दोनों के बीच में जो इतना ड्रास्टिक चेंज इन दोनों के रिजल्ट में आया है? एक बहुत ही छोटी सी चीज होती है, एक बेकार रिजल्ट में और एक अच्छे रिजल्ट में। और ये जो छोटी सी चीज है ना, यही आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। जो 10वीं क्लास में एंटर करे हो, इसमें कैसे आप एक बेहतरीन स्कोर लेके आ सकते हो। आपको यार टाइम टेबल की जरूरत है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको सिलेबस नहीं पता, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको ये नहीं पता कि सिलेबस कहां से पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको ये नहीं पता बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं आंसर्स, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको रिवीजन कैसे करना है ये नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा। आपको ये बोर्ड्स का बहुत डर लग रहा है, वो डर मैं दूर करूंगा। बस शर्त ये रहेगी कि आपको ना मेरे साथ पूरे साल बैठ के रगड़ना पड़ेगा, जो जो चीजें फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आपने दिमाग में अपना स्कोर बैठा रखा है ना, मैं अज्यूम करूंगा आपके दिमाग में यार 97-98% होगा इस साल के लिए, मिनिमम 95% होगा। होता क्या है कि बच्चों को बिलीव नहीं होता है कि भैया आज तक तो हमारे 80% ही आए थे, 9वीं भी हमारी कुछ खास नहीं गई थी, क्या मैं 10वीं में इतना अच्छा स्कोर ला पाऊंगा? बिल्कुल ला पाओगे। लाखों बच्चे लेके आए और तुम भी ला पाओगे। मेरे को अपना बड़ा भाई समझो, मैं आप सभी को अपना छोटा भाई बहन समझ रहा हूं। जो चीजें यहां पे बताई जा रही है ना, उसको लकीर मान लेनी है। उसके फॉलो करने से लाखों हैं और आपके भी आएंगे। शुरुआत करते हैं यार आज की वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे शायद मेरे को पहली बार देख रहे हो। मेरा नाम है यार शोभित निर्वाण, बच्चे मेरे को प्यार से शोभित भैया बुलाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो मेरे 10वीं में 95% आए थे। फिर उसके बाद 11वीं 12वीं में कोटा चला गया था जेई की तैयारी करने के लिए। फिर मैंने जेई क्रैक करा। इस समय मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं आपको प्यार प्यार से पूरे 10वीं में जो रोड मैप होता है ना टॉप लाने का, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं बात करूं तो यार 9वीं और 10वीं में मेन डिफरेंस क्या है? 9th में जो आपके एग्जाम होते हैं वो आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं, ठीक है। जो आपके स्कूल टीचर होती हैं, मैडम या जो भी सर होते हैं, वो आपको एक कॉपी बनवाते हैं। उस कॉपी में वो कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंसर लिखवा देते हैं। अब इन टीचर को भी पता है कि हम स्कूल में कौन सा सवाल पूछेंगे एग्जाम में, तो इस कॉपी में उसी से रिलेटेड, उसी से सिमिलर कुछ क्वेश्चंस वो लिखवा देती हैं। फिर आपका जब एग्जाम होता है उस समय आप इसको कॉपी को उठाते हो, याद करके वो एग्जाम में आप लिख के आ जाते हो। 10वीं में क्या चीज होती है अंतर? 10वीं में ये होता है कि आपका जो एग्जाम है, पहली चीज वो आपके स्कूल से बाहर होगा। आपका एक प्यारा सा सेंटर लगेगा, आपको दूसरे स्कूल में जाके एग्जाम लिख के आना पड़ेगा। बोर्ड ना यार इतना बड़ा बस हवा बना रखा है, इतनी बड़ी हाइप बना रखी है, कुछ नहीं होती। मैं बताऊंगा कैसे क्रैक करना है। तो पहली चीज तो आपको बाहर जाके एग्जाम देना होगा। दूसरी चीज, जो पेपर होगा वो भी बाहर से बनेगा। मतलब कि पूरा का पूरा स्कूल से कंट्रोल आपका हट जाता है। तो आपको इस समय ना बैठ के थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना होगा। वो भैया क्या अलग तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। मेन जो प्रूवन बेस्ट तरीके हैं, लोग आपको यार 100 तरीके बता देंगे, यूट्यूब पे बहुत ज्ञानी बैठे हुए हैं, पर जो प्रूवन तरीका है जिससे लाखों बच्चों के आए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। 2 तरीके हैं। पहली चीज, या तो आपने कहीं पे ट्यूशन ले लिया हो, या फिर आपने कहीं पे कोचिंग ले ली हो, या फिर आप ऑनलाइन कहीं पे वीडियो से पढ़ रहे हो। तो आपने क्या करा, उन वीडियोस की स्पेलिंग गलत होगी, फिर बच्चे कहेंगे अच्छा वीडियोस की स्पेलिंग तो आते नहीं, हमें ज्ञान देने बैठा है, वो गलती से हो गया ऐसा। तो या तो आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो, या फिर आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हो, या फिर आपने कुछ ऑनलाइन वीडियो वगैरह देखते हो। तो पहला काम तो आपका हो गया कि यहां से आपने पूरा नॉलेज ग्रैब कर ली, ठीक है। इन बच्चों को मैं बता रहा हूं, दूसरा भी तरीका बताऊंगा। जब आपने यहां से नॉलेज ग्रैब कर ली तो साथ साथ में जो आप पढ़ रहे हो ना, उनके नोट्स बनाते रहना। भैया ये नोट्स क्या होते हैं बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से बताऊंगा। जब आपने नोट्स बना लिए तो उसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे। जब आपने उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद बैठ के आप एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज वगैरह होती हैं वो सॉल्व कर लोगे। ये पहला बेस्ट तरीका है आपको 10वीं में 95% लाने का, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गई, आईटी होगी, जो भी है। दूसरा ये हुआ कि कुछ बच्चों को ना, दूसरा जो तरीका है उसमें सबसे पहला स्टेप ये होगा, कुछ बच्चों को वीडियोस नहीं अच्छे लगते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं, बट कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम बुक से उठा के खुद पढ़ें, हम इन डेप्थ पढ़ें।
और ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, बुक आपको पढ़नी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप उसका क्या रहेगा, वो कहेगा भैया मैं तो एनसीईआरटी से पढ़ूंगा। मैं कहता हूं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी से पढ़ो। मैं तो यहाँ पे भी सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ में एनसीईआरटी भी रीड करो, क्योंकि बीच बीच में से ना सवाल उठ के आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि टीचर तो नहीं बना रही है, बाहर से बोर्ड बना रहा है, तो वो बैठ के ना उनका यही काम होता है कि पूरी एनसीईआरटी छाटो और सबसे मुश्किल सवाल उठा के ना 2-3 रखो। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। तो इस बच्चे ने क्या करा कि एनसीईआरटी को रीड कर लिया। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया करा तूने। दूसरा उसने क्या करा, भैया मैं इस एनसीईआरटी को रीड करने के बाद ना इसी में से नोट्स बना लूंगा। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, खुद नोट्स बना रहा है। तीसरी चीज, अब इन नोट्स को मैं बैठ के रिवाइज करूंगा। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया, रिवाइज करो। फिर चौथी चीज भैया वही कि मैंने एनसीईआरटी अपनी सॉल्व कर ली। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये थोड़ा सा और इफेक्टिव तरीका है। पर अगर आपको वीडियोस देखनी होती हैं आप बिल्कुल देखो, बहुत चैनल्स हैं, ठीक है, ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे सब पड़ा हुआ है। अंदर की बात बता रहा हूं, लोग बैचेस बेच रहे होंगे मत लो, सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आपको कंसिस्टेंट रह के पढ़ना होगा, ठीक है। पैसे की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी पता है कैसी होती है, ठीक है, हम भी ऐसी बैकग्राउंड से आए हैं। तो अगर आपके पास नहीं है इस समय, यूट्यूब पे सब फ्री पड़ा हुआ है, सब, मैं आपको हर चीज फ्री प्रोवाइड करूंगा। इस समय एकमात्र ही ऐसा चैनल है हमारा जो कोई कोर्स वगैरह कुछ नहीं बेचता, हर चीज फ्री में देता है। तो इसलिए ना नहीं है कोई दिक्कत है, मैं बिल्कुल समझता हूं, मत लेना। अगर आप ले सकते हो बिल्कुल लो, आप जाके इस तरह से भी पढ़ सकते हो, दोनों तरीके बिल्कुल बेस्ट हैं। अब भैया आपने यहाँ पे 2 चीजें बताई, पहली आपने बताई नोट्स और दूसरी आपने बताई रिवीजन। इनके बारे में थोड़ा सा और डीप में एक्सप्लेन करो। मैं कहता हूं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला काम आता है नोट्स। अगर मैं नोट्स की बात करूं तो नोट्स आपके कैसे बनने चाहिए, नोट्स ना आपके एक्सटेंसिव नोट्स होने चाहिए। भैया ये एक्सटेंसिव नोट्स क्या होता है, एक्सटेंसिव नोट्स का मतलब ये होता है कि जब आपने एक नोट्स बना लिए उसके बाद आपको कहीं से भी एनसीईआरटी या वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपने एक बार वीडियो देख लिया, फिर आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद आपने कुछ नोट्स बनाए, फिर उसके बाद आपका ये नहीं है कि जब मैं दूसरी बार वापस रिवाइज कर रहा हूं तो उठा के वापस वीडियो देखूंगा, नहीं नहीं नहीं, फिर तो टाइम वेस्ट होगा। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इस तरह से नोट्स बनाने हमें। हिस्ट्री में देख सकते हैं मैंने इससे कई बार अमाउंट विड्रॉ किया है, $45, $35, $81, $99, $82, $100। हनीगेन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके साथ आप अपना इंटरनेट डेटा शेयर करके पैसे, मैं आपको ये भी दूंगा, इसका भी पूरा लिंक वगैरह सब दे दूंगा, कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है। ये आपके सीनियर्स के लिए बनाए थे, ठीक है, नोट्स क्लास 10th टर्म 2022 एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए। सबसे पहला देखोगे आप कि एक चीज होती है जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये सबसे पहला चैप्टर होगा आपका 10वीं में, आप जाओगे है ना, अभी आगे होगे तो पढ़ रहे होगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज अगर मैं देखूं तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन वो डेफिनेशन है जो आप बोर्ड के एग्जाम में लिख के आओगे और आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। इस तरह से नोट्स बनाने हैं कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी, उसमें से जो बेस्ट डेफिनेशन है वो उठा के आपने अपने नोट्स में लिख दी, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन इस तरह से आपने बना दिया, तो हर एक चीज आपने लिखी है, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पे आपने सवाल लिख दिए, अगर मैं नीचे बात करूं आपसे तो आपने यहाँ पे कुछ कुछ सवाल लिख दिए। ये वो सवाल हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल हैं, ये मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, पता है क्या करना, कि आपने अपने नोट्स बना रहे हो बिल्कुल बनाते रहना, साथ में ना ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ ये आपको मैं पूरी एक नीचे ना पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, उसमें अलग अलग नोट्स के अलग अलग लिंक दूंगे ड्राइव के, उनको डाउनलोड कर लेना और उसको साथ में रखना कि भैया पहले मैंने अपने नोट्स बना लिए, साथ में मैंने वेरीफाई कर लिया इन नोट्स से कि कुछ चीज छूट तो नहीं गई, अगर कुछ चीज छूट गई है तो उसको उठा के वापस अपने नोट्स में डाल लिया। देख रहे हो दिमाग, ऐसे करना, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है, इससे आप बहुत अच्छी तरह कर लोगे। ये नोट्स जो है इसमें बहुत सारी चीजें, एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज है, पता है ना क्या होती है एनसीईआरटी की एक्टिविटीज, ऐसे ये ब्लू डब्बे में होती हैं। मैंने अपने नोट्स में बच्चों को इस एक्टिविटी को आसान भाषा में, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, आसान भाषा में समझाया हुआ है, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल आए हैं बच्चों के पास, तो ये चीज मैंने आपके नोट्स में दे रखी है। फिर उसके बाद बात करूं तो उस एक्टिविटी से क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैंने बता रखे हैं आपको। फिर उसके बाद ये रही एनसीईआरटी की एक्टिविटी, तो ये सबसे पहली चीज हो गई। फिर अगर आप नीचे जाओगे ना इस वाले नोट्स में तो आपको एक बहुत प्यारी सी चीज दिखेगी, वो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं, यहाँ पे नीचे जाए, हाँ ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भैया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कि देखो जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है,
ठीक है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो आपसे, आप तो 2022 2023 वाले बैच हो, तो आपसे पहले जो 21-22 वाला बैच है, फिर उसके बाद जो आपका 20-21 वाला बैच है, जो आपका फिर उसके बाद 19-20 वाला बैच है, तो इनके जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, उन एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं, PYQs कहता हूं मैं उसे प्यार से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बोर्ड में ना जब आप अपना एग्जाम लिखने जाओगे तो आप देखोगे पिछले 10 साल के जो सवाल आए हैं, जो पिछले 10 साल के सवाल आए हैं उनमें से कुछ डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होते हैं। ये अभी नहीं करने, आप आराम से जब आखिरी का टाइम आएगा ना बोर्ड्स का, उस समय मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप चैनल पे बने रहना, आपको बिल्कुल मैं दूंगा। इस तरह से हमें करना है। तो मैंने आपको पहली क्या चीज बताई यहाँ पे, पहली मैंने आपको ये चीज बताई कि नोट्स कैसे बनाने हैं। आप अपने जिस तरह से बना रहे हो बनाते रहना, मेरे नोट्स साथ में रख लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा कहाँ से डाउनलोड करने हैं, फ्री में मिलेंगे, और उन दोनों को वेरीफाई करते रहना। तो इस तरह से आपने नोट्स बना लिया, नोट्स बनाना सीख जाओगे, 1-2 चैप्टर के खुद बनाओगे ना तो आराम से आ जाएगा। ये बात हो गई नोट्स की। भैया दूसरी बात आपने ये बताई कि रिवीजन करनी होती है। मैंने कहा बिल्कुल यार रिवीजन के बारे में बताता हूं। मैं अगले पेज पे चलता हूं। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख ली थी कि मिनिमम बुक्स आपको यूज करनी है, मैक्सिमम रिवीजन आपको यूज करना है, और साथ में कंसिस्टेंसी रखनी है। आपके 98% कहीं नहीं गए। कुछ बच्चे पूछ रहे थे भैया बुक्स कौन सी यूज करनी है, मिनिमम बुक्स को यूज करनी है। कौन सी है भैया वो मिनिमम बुक्स? उसमें मात्र एक बुक आती है, वो होती है एनसीईआरटी। आपका दोस्त आर डी शर्मा कर रहा है, आपका दोस्त RS अग्रवाल कर रहा है, आपके दोस्त ने ये वाली फलाना बुक लिया, ये वाली फलाना बुक लिया, कुछ मत लेना। मैंने बहुत पैसे खर्च कर रखे हैं, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कुछ नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। कई बार बच्चों को एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो एक रिफ्रेशर ले सकते हो जिसमें एनसीईआरटी को आसान भाषा से समझा रखा हो, अगर आपका मन करे तब, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल चीज है। कुछ मत लेना, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं सच में, ठीक है। भैया की बात का यकीन मानो, कोई बुक नहीं लेनी। तो मिनिमम बुक आपको लेनी है, मैक्सिमम रिवीजन। हाँ अब आते हैं वापस रिवीजन में। भैया रिवीजन कैसे करनी होती है? नोट्स तो आपने बता दिए, मान लो आपने नोट्स बना लिए, ठीक है। अब आपने जब उसके नोट्स बना लिए ना, तो आपको क्या करना है, ये मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं जो टॉपर्स करते हैं और बाकी बच्चे नहीं करते, तो ध्यान से सुनना। आपने ये नोट्स उठाए, ठीक है, आपने नोट्स बना रखे हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे। अब आप क्या करो, सुबह उठो आराम से, फ्रेश माइंड है, एक रफ पेज ले लो या फिर एक रफ कॉपी बना रखी होगी, रफ कॉपी ले लो। इन नोट्स को ना ऐसे उल्टा कर दो जिससे आपको कुछ ना दिखे। फिर उसके बाद दिमाग में ये लिखा लो कि यार मैंने नोट्स में पहली लाइन क्या लिखी थी। अच्छा, पहली लाइन मैंने लिखी थी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन। अब उस केमिकल रिएक्शन की क्या इक्वेशन थी, वो इस रफ में जल्दी जल्दी लिख दो, कैसे भी लिखो, गुचड़ मुचड़ कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखा था मैंने, फिर उसके बाद मैंने केमिकल इक्वेशन करा था, ठीक है, उसमें मैंने ये करा था। मतलब आप याद कर रहे हो, अपने दिमाग में से वापस रिमाइंड कर रहे हो कि नोट्स में क्या लिखा था, क्या लिखा था। इससे ना आप एक बहुत बड़ी चीज सीखोगे जो बच्चे 11वीं 12वीं जेई तक भी नहीं सीख पाते, ठीक है। इसको कहते हैं माइंड से रिट्रीव करना। आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। बच्चे रिवाइज कैसे करते हैं कि भैया मैंने उठाए नोट्स और नोट्स उठा के ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया, ये मेरी रिवीजन है। ऐसे नहीं होती रिवीजन। टॉपर्स कैसे रिवीजन करते हैं? टॉपर्स क्या करते हैं कि नोट्स उठाए, उसको उल्टा कर दिया, एक रफ पेज लिया, सोचा क्या लिखा था नोट्स में। पहली डेफिनेशन थी केमिकल रिएक्शन, दूसरी केमिकल इक्वेशन, तीसरी उसमें एक सवाल था, वो सवाल ऐसे सॉल्व होता है। ये होता है रिवीजन करने का बेस्ट तरीका। समझ में आ रही है मेरी बात? ये मैंने दूसरी बात आपको बताई कैसे रिवीजन करना होता है। सवाल आप जब करोगे तो आपको कोई इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है एनसीईआरटी में, या फिर अगर आपने मान लो कोई बुक ले भी ली मेरे बिना मना करे, तब क्या करो, कुछ सवाल आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, उस सवाल को क्या करो, स्टार मार्क कर दो, कि जब बाद में आप वापस उस चैप्टर को उठाओ तो आपको याद रहे, ठीक है। बच्चों को क्या होता है कि हम चैप्टर कर तो लेते हैं भैया, फिर उसके बाद हमें याद ही नहीं रहता कि उस चैप्टर में क्या था। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उस समय हमने अच्छी तरह नहीं करा था। इस तरह से नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, अच्छे से याद रहेगा। तीसरी बात आती है भैया, आपने बात करी कंसिस्टेंसी की। ये क्या बला है, ये कैसे करनी होती है? कंसिस्टेंसी का मात्र एक सॉल्यूशन है, उसे हम कहते हैं टाइम टेबल। अच्छा भैया, वही टाइम टेबल कि 9 बजे उठो, ब्रश करो, फिर 9 से 9:30 बैठ के आपका ब्रेकफास्ट करो, फिर 9:30 से लेके 1 बजे तक या 2 बजे तक आप स्कूल जाओ, फिर ये करो, फिर ये करो। नहीं, ये कुछ नहीं होता। ऐसा कभी मत बनाना, जिंदगी में किसी का नहीं फॉलो हुआ है, ना मेरा हुआ है, ना किसी बच्चे का हुआ है। ये टाइम टेबल नहीं होता। टाइम टेबल का असली मतलब क्या होता है? टाइम टेबल का असली मतलब ये होता है कि आपने क्या करा, सबसे पहले आपने अपना सिलेबस डिफाइन करा कि भाई इस साल मेरा किस किस चैप्टर में, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है। आपने साइंस की एनसीईआरटी बुक उठाई, सारे चैप्टर्स इंडेक्स में लिखे हुए हैं, वो एक जगह लिख लिए। आपने मैथ्स की एनसीईआरटी बुक उठाई, सारे चैप्टर्स एक जगह लिख लिए। इस तरह से एसएसटी उठाई, इस तरह से आपने आपकी अलग अलग सब्जेक्ट उठाए, सारे चैप्टर्स एक साथ लिख लिए। अब आपने देखा कि यार टोटल कितने चैप्टर्स हैं,
टोटल आपने चैप्टर्स गिन लिए। अब टोटल चैप्टर्स गिनने के बाद उसको डिवाइड कर दो कि भाई 40 चैप्टर है, 40 चैप्टर में से मेरे को मान लो मेरे को 5 महीने में खत्म करना है, तो 5 महीने में खत्म करना है मतलब मेरे को 1 महीने में। तो सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले आपने देखा कि 40 चैप्टर है, 5 महीने हैं, 5 मंथ्स है, ठीक है। तो 1 मंथ में मेरे को कितना करना पड़ेगा, 40/5 मतलब 8 चैप्टर्स, 5 8 40 मेरे को आता है, ठीक है। तो 8 चैप्टर्स आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मंथ में करने होंगे, 1 मंथ में 8 चैप्टर्स। तो आपने ईयरली से मंथली में आ गए। अब मंथली से आओ किसमें, हफ्तों में, कि भाई अब मैं 1 वीक में कितने करूंगा। जब आपने ये दिखा लिया ना कि भाई अब इस 1 वीक में मेरे को बैठ के ऐसा करना है कि 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो आपको समझ में आ गया कि भाई इस वीक का मेरा टारगेट है सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं। अब उस दिन के लिए आपने सुबह से प्लान कर लिया कि भाई मान लो वीक नंबर 1 है ये, तो वीक नंबर 1 में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो आपने क्या करा, 2 स्लॉट बना लिए कि भाई 2 घंटे और 1.5 घंटे, इस तरह से 2 स्लॉट बना लिए। 3.5 घंटे शुरू से पढ़ रहे हो, बहुत है। 1 चैप्टर साइंस का उठा लिया, 1 चैप्टर एसएसटी का उठा लिया, फिर एक दिन 1 चैप्टर साइंस का उठा लिया, 1 चैप्टर हिंदी का उठा लिया, 1 चैप्टर मैंने मैथ्स का उठा लिया, 1 चैप्टर मैंने इंग्लिश का उठा लिया। इस तरह से एक दिन में 2-2 चैप्टर उठाओ। कभी भी एक दिन में पूरा चैप्टर मत पढ़ना, पूरा एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ना, एग्जॉस्ट हो जाओगे। 2 सब्जेक्ट उठाओ, एक छोटा सब्जेक्ट, एक थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट, एक बड़ा सब्जेक्ट, एक थोड़ा सा छोटा सब्जेक्ट। इस तरह से आपको 1 वीक में बैठ के 2 चैप्टर करने हैं। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपना पूरा बैठ के एक इंडेक्स बनाओगे ना, जब आप लिखोगे तो आप कैलकुलेशन कर पाओगे कि भाई इतने चैप्टर इतने मंथ में करने हैं, मतलब 1 मंथ में इतने चैप्टर करने हैं, मतलब कि 1 हफ्ते में इतने चैप्टर करने हैं। अब 1 हफ्ते का ऐसे बना लिया हमने प्लान। सुबह उठे, आपका मन करा ये वाला चैप्टर पढ़ना है, बिल्कुल उठाए पढ़ा। ये होती है कंसिस्टेंसी। इस तरह से आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो जो 3 मंत्र हैं आपके 10वीं में पास करने के, पास नहीं टॉप करने के, वो ये है, मिनिमम बुक उठानी है, मैक्सिमम रिवीजन करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। इस तरह से आप अपनी 10वीं में फोड़ के आओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। अब आते हैं कुछ प्रो टिप्स में। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शायद थोड़ी लंबी वीडियो बन गई, मेरे को नहीं पता। प्रो टिप्स, सबसे पहला, चिल करना है भाई। 10वीं क्लास है, ठीक है, 10वीं क्लास वापस नहीं आने वाली है। मोस्ट, तुम ये कहोगे सबसे मस्त क्लास होती है 10वीं क्लास, मेरे को आज भी याद है, ठीक है। सारी मस्ती हमने उसी क्लास में करी थी। उसके बाद हम पता नहीं कहां जाके जेई, नीट, कोई इधर अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई इधर भाग गया था। चिल करना है इस क्लास में बैठ के, जितनी मस्ती कर सकते हो उतनी मस्ती करना, ठीक है। आपकी पिकनिक्स जा रही है, पिकनिक्स पे जाना, जितनी जा सकते हो, जितनी आपकी पिकनिक स्कूल में ले जा रहे हैं ले जाना, ठीक है। आपके पापा मम्मी पैसे नहीं दे रहे, मेरे को मेल कर देना, मैं पैसे भेज दूंगा। खूब इंजॉय करना, जितना इंजॉय कर सकते हो। बट जब पढ़ने का टाइम आएगा ना, उस समय पढ़ना है। दिन के 3.5 या 4 घंटे आप पढ़ने के लिए डेडिकेट कर रहे हो, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना है। उस समय मस्ती नहीं सोचनी। जब मस्ती कर रहे हो दम लगा के मस्ती करो, जिस समय पढ़ाई कर रहे हो उस समय दम लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। और पिकनिक विकनिक के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, पैसे नहीं दे रहे पापा, मेरे को मेल कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो कोई भी यार जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, प्री बोर्ड्स हो गए, टेस्ट हो गए, इनको स्किप मत करना। ये मैं आपको एज अ बड़ा भाई सजेशन दे रहा हूं, क्योंकि इसी से हमारी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। ये आपका फाइनल रणभूमि नहीं है, ये आपकी शुरू की कुछ तलवार चलाने की सीख रहे हो आप, कि भाई मैं कैसे जाके रणभूमि, जो आपका 10वीं का बोर्ड का एग्जाम है उसमें कैसे मैं लड़ूंगा, उसके लिए आप तलवार चलाना जो है ना, वो यहां से सीखोगे। टेस्ट हो गए, प्री बोर्ड हो गए, तो इसको कभी मत स्किप करना, मेरी बात मानना। और इसके बाद हम सब साथ में मिलकर यार फोड़ेंगे, ठीक है। बस इतनी सी मैं आपको बात बतानी थी। पूरे साल मेरे साथ रहना, साथ में बैठेंगे, साथ में हर चीज रगड़ेंगे, जो जो चीजें होंगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको कुछ चाहिए होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। बाय, चलो जाओ पढ़ लो। बेस्ट ऑफ लक आपकी 10वीं नई क्लास के लिए, ठीक है। खूब खुशियों से भरी रहे, खूब मस्ती आप करो, मेरे साथ पूरे रहना, अच्छा स्कोर हम लेके आएंगे। बाय, जाओ चलो पढ़ लो। बाय बाय।